जय हिंद दोस्तों। लोन या क्रेडिट कार्ड, वैसे तो हम भगवान से दुआ करते हैं दोनों ही चीज़ों में से कुछ भी आपको ना लेना पड़े, लेकिन अगर आपने लोन या क्रेडिट कार्ड ले लिया है और अनफॉर्चुनेटली उसको भर नहीं पा रहे हैं या आप भर पाने के लिए समर्थ नहीं हैं, तो वो लोन कंपनी वाले या बैंक वाले आपका क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या खराब कर सकते हैं, क्या घर आ सकते हैं, क्या आपका सामान बेच सकते हैं, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने लोन या क्रेडिट कार्ड किसी भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक या एनबीएफसी से लिया है और आप उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपने दोस्तों नहीं भरा है या आपको पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर हम नहीं भर पाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इस वीडियो में आपकी सारी की सारी डाउट है क्लियर हो जाने वाले हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जिसको आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम जान लेते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन की अमाउंट को नहीं भर पाते हो तो सामने वाला बैंक या कंपनी आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या होगा अगर आप लोन नहीं भर पाते हैं। लोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, जो कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। वैसे तो मैं आपकी भगवान से दुआ करना चाहूँगा कि कभी आपको लोन लेने की नौबत ना आए। अगर आ भी जाती है तो आप उसको टाइम से भरने के लिए योग्य रहें, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लोन नहीं भर पाता है। तो सबसे पहले मैं लोन कहाँ कहाँ से आपको मिलता है। गवर्नमेंट बैंक आपको लोन देती है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक आपको लोन देती है जैसे कि एचडीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जैसे कि आपको पता होगा ये छोटी छोटी कंपनीज, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह आ गए हैं। काफ़ी सारी लोन की एप्लीकेशन भी आई है जो आपको लोन देती है। ये सारी की सारी इनका माई बाप है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर आरबीआई का डंडा हमेशा ही लटकता रहता है। हालांकि ये मनमानी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मनमानी नहीं कर सकते हैं जो रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइंस के खिलाफ होती है। कितने तरह के लोन आपको मिल सकते हैं। ये मिल सकते हैं सिक्योर्ड लोन, मतलब जहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी दी है। अनसिक्योर्ड लोन, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, अगर इनकी रिकवरी करनी है, अगर यहाँ पे लोन नहीं भर पाते हो तो इन दोनों के ही रूल है, अलग अलग है, इनके जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड का मतलब है यहाँ पर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बैंक वाले की तरफ से नहीं है, जैसे कि पर्सनल लोन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल। इनके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गिरवी नहीं है। ये आपका मुंह देख करके, आपका व्यवहार देख करके, आपका सिविल देख करके दिया जाता है। अब सिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी ली जाती है, आप बैंक के दबाव में रहते हैं, आप यहाँ पे जल्दी से इस लोन को डिफॉल्ट करने की नहीं सोचते हैं। होम लोन के अंदर आपका होम गिरवी है, कार लोन के अंदर आपका कार गिरवी है, गोल्ड लोन के अंदर आपका सोना, केसीसी के अंदर आपकी खेती की जमीन, और एलएपी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, एफडी के अगेंस्ट लोन होता है। कोई आपने म्यूचुअल फंड शेयर्स को भी गिरवी रख के कई बार आपको लोन दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कैटेगरी और होती है, जैसे कि बिजनेस लोन, आपने सुना होगा मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन, कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट होती है। इसको सिक्योर्ड भी बोल सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी बोल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट हो गया, ओडी लिमिट हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे लोन होते हैं। लेकिन हम शुरुआत करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन से, ऐसे लोन जो सिक्योर्ड नहीं है, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आ जाता है। किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी, मॉर्टगेज यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। आपके दोस्तों बैंक की स्टेटमेंट, आपकी सैलरी, आपका सिबिल और आपका ट्रस्ट देख लिया जाता है। बैंक इस लोन को रिकवर नहीं कर सकता है अगर आपने इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट कर दिया हो तो। और वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा कोई भी लोन जो सिक्योर्ड है, जैसे मैंने बताया था, कार है, होम है, गोल्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये मॉर्गेज है, यहाँ पे सिक्योरिटी है आपके पास, बैंक के पास सेफ्टी है। अगर आप लोन नहीं पे करते हो तो बैंक उस सेफ्टी को, सिक्योरिटी को बेच देगा, अपना पैसा रिकवर कर करके उस लोन को पूरा का पूरा भर देने वाला है। अब सबसे पहला लोन हमारा दोस्तों है पर्सनल लोन। में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इनकम होती है, आप मानेंगे नहीं, 12% से लेकर के 24% तक का रिटर्न ब्याज आपको यहाँ पे लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है दोस्तों, वो भी इसी पर्सनल लोन में होती है। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड हेक्टिक होता है। आपको पता होगा, आप किसी भी ऐप को, अपनी बैंकिंग को खोलेंगे, एक क्लिक पर ही आपको पर्सनल लोन दे दिया जाता है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी जाती है। जब भी इस तरह के लोन डिफॉल्ट होते हैं या नहीं भर पाते हैं तो बैंक का क्या टारगेट होता है कि नंबर ऑफ केसेस को यहाँ पे रिजॉल्व करना है। मान लीजिए 50 लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा था, तो बैंक कहेगा 49, 48, 47 या 40 जितने भी लोन हमारे कम से कम क्लियर हो, कम से कम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं और कम से कम डिफॉल्ट हो, ये बैंक
वालों का फोकस रहने वाला है। ये लोन आपको दिया जाता है दोस्तों आपका सिबिल देख करके, आपकी KYC देख करके, आपकी सैलरी स्लिप और आपकी बैंक स्टेटमेंट देख करके। अगर आप इस लोन को भरने के लायक नहीं रहे हो, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था, अब वो 1 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल है, उसका इंटरेस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह पेनल्टी वगैरह लगा करके ये 1.5 लाख रुपए आपका लोन हो गया है। अब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप कहते हो कि ये लोन तो मुझसे नहीं भरा जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, इंस्टॉलमेंट आपको पता होगा ये पर्सनल लोन होता है, ये EMI होती है, इनकी किस्त बन जाती है। और जब भी पहली किस्त आपकी ड्यू होती है, जब भी आपने मान लो जितनी किस्त दे दी ठीक है, अब 1 जनवरी को मान लो पहली आपकी किस्त कटनी थी, वहां पे ऑटो डेबिट लगा हुआ था। ऑटो डेबिट तो अनेबल था लेकिन आपके खाते में बैलेंस नहीं था, तो क्या होगा दोस्तों, वो ऑटो डेबिट कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा वहां पे नहीं कटेगा। ये एक तरह से चेक बाउंस की तरह होता है, तो आपको पेनल्टी वगैरह लगा दी जाएगी। बहुत सारे बैंक 590 रुपए, जो 90 रुपए इनका GST होता है, वो लगा करके आपको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो कैटेगरी है आपकी 0 से 30 DPD यानी कि डे पर ड्यू, अभी तो 30 दिन का ही ड्यू हुआ है, क्योंकि आपको 1 जनवरी को मान लो किस्त कटनी थी, 31 जनवरी तक आप इसको नहीं भरते हो तो इस कैटेगरी में आ जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, बैंक इसको डील नहीं करता है, ये आपका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उनके कॉल सेंटर में। कस्टमर केयर की तरफ से आपको फ़ोन आएगा, वो आपको रिमाइंडर देंगे कि सर आप अपनी किस्त भर दीजिए, आपकी किस्त ड्यू हो गई है। और 90% जो केस होते हैं दोस्तों इस तरह की कैटेगरी में, वो रिजोल्व हो जाते हैं। उनको फ़ोन करते हैं, कई बार उनके किसी कारणवश खाते में पैसा नहीं हो पाता है और कई बार वो भूल जाते हैं पैसा जमा कराना, तो इस केस में वो आपका जो है मामला सलट जाता है। अब उनकी पहली किस्त तो दोस्तों नहीं भर पाया था, अब 30 से 90 दिन हो गया है, ये DPD दूसरा आ गया है। अब क्या होगा, कलेक्शन टीम होती है दोस्तों, रिकवरी की टीम उस ब्रांच की, वो आपको कॉल करेगी और वो फॉलोअप लेगी। वो बोलेगी सर आपने पिछले 30 दिन में आपने अपनी EMI नहीं भरी है। अब उसके बाद में अगले 30 दिन और आपके आ गए हैं, आपके घर पर कोई भी नहीं आएगा, कोई विजिट नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कॉल करके याद दिलाया जाएगा कि आपने अपनी पहली किस्त नहीं भरी है और दूसरी किस्त भी आपकी ड्यू हो रही है। जब दूसरी किस्त भी आपकी ड्यू हो जाएगी, आपके 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो दोस्तों बैंक वाले उसको NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देंगे कि ऐसी एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, हमारे लिए ये बिल्कुल काम की नहीं है। अब बैंक वाले आपको 3 तरह के नोटिस भेजेंगे। ये नोटिस दोस्तों आपका जब चेक बाउंस हुआ था या जब आपकी जो ऑटो डेबिट नहीं लगा था, तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, ये ऑटो डेबिट या चेक का बाउंस होना ये इसको दर्शाता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा एक आम आदमी के लिए जैसे जिस तरह से बैंक जो कोर्ट है बैंक वालों के लिए है, उसी तरह से एक आम आदमी के लिए भी कोर्ट उसी तरह का काम करता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला आपको दोस्तों सेक्शन 138 के अंदर नोटिस दिया जाएगा, दूसरा नोटिस दिया जाएगा LRN जो होता है लोन रिकॉल नोटिस। हम बोले जाते हैं कि हमारा लोन आप वापस दे दो, हमें आपसे कोई भी लेन देन नहीं करना है। तीसरा दिया जाएगा दोस्तों DLN होगा डिमांड लीगल नोटिस। हमने आपने को लीगल नोटिस दे करके हमारी डिमांड की है, तो बैंक आपको ये 3 तरह के नोटिस ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करके भेज सकता है। अब बात आती है रिकवरी की। बैंक आपको बोलेगा कि आप सारा का सारा पैसा दो। मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए तो आपका प्रिंसिपल था और 50,000 रुपए पेनल्टी ब्याज लगा करके 1.5 लाख रुपए आपको बैंक को देना है। अब बैंक वाले या उनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं दोस्तों, बैंक रिकवरी एजेंट अब आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये RBI की नई गाइडलाइन आ गई है। आप उनकी जाकर के थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो लोन रिकवरी वाले अब आपके घर में विजिट करेंगे और फॉलो अप लेते रहेंगे, लेकिन आपको कोई सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। वो पूरा का पूरा अड़े रहेंगे कि हमें 1.5 लाख रुपए हम आपसे मांगते हैं, वो पूरा का पूरा हमें दे दो। अब क्या होगा दोस्तों, 180 दिन निकल जाएंगे, मतलब 6 महीने आपके निकल गए हैं। तब आपका केस है पुराना होता जा रहा है। बैंक वालों को समझ में आ गया कि अंडरस्टैंड हो गए कि अब तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे चक्कर लगवा रहा है। हम जब भी विजिट करते हैं कस्टमर केयर से, हमारी कार लेकर के जाते हैं बैंक वाले या रिकवरी एजेंट वालों को खर्चा पानी देना पड़ता है, तो ये हमारे लिए तो ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है और ये सरदर्दी हमें दे रहा है। तो बैंक वाले अब आपके लिए सेटलमेंट का द्वार खोल देंगे। वो बोलेंगे अरे भाई 1.5 लाख रुपए मैंने आपसे लेने हैं, तो कोई बात नहीं, तो थोड़े से कम दे दे।
अब आपका प्रिंसिपल था, जो मूल अमाउंट था 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट चार्जेस मान लीजिए बढ़ करके 1 लाख रुपए हो गया। अब बैंक वाले कहते हैं 2 लाख रुपए हम आपसे मांगते हैं, लेकिन ये चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह तो भूल जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बैंक आपको फिर से कहेगा कि भाई साहब पूरे के पूरे पैसे दे दो यार, हमने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, आप 1,90,000 रुपए दे दो और अपना पीछा छुड़वा लो। लेकिन दोस्तों आपने बैंक वालों को बोलना है कि हम इंटरेस्ट और चार्जेस तो देने वाले नहीं है, इस 1 लाख को तो भूल जाओ। अब आप इस 1 लाख में से बताओ कितने रुपए मैं आपको दूं। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा नेगोशिएशन ऑन प्रिंसिपल। 1 लाख रुपए को भूल के जो बाकी का जो मूल अमाउंट है, बैंक वाले बोलते हैं आप ब्याज और चार्जेस को तो भूल जाओ, और आपके जो मेन अमाउंट है आपका प्रिंसिपल, उसमें से बताओ मैं कितने कम से कम आपको दे दूं। तो दोस्तों जब आप बाजार में जाते हो, शॉपिंग करते हो, सब्जी लेते हो, वो बोलता है 40 रुपए किलो, आप बोलते हो भैया 30 रुपए किलो दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बार्गेनिंग पावर, आपकी नेगोशिएशन पावर की प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर आप कितना नेगोशिएशन कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, बैंक वाले बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप दो। बैंक वाले बोलेंगे 2 लाख था, चलो 1 लाख आप छोड़ दो, और इस 1 लाख रुपए का आप हमें 90,000 रुपए दे दो, ताकि आपका ये लोन हम बंद कर देंगे। तो मतलब आउट ऑफ 1 लाख रुपए आपको कम से कम रखना पड़ेगा। आप बोलो मैं तो 80,000 ही दूंगा, मैं तो 50 ही दूंगा, मैं तो 40 ही दूंगा, मैं हो सकता है मैं तो 10,000 ही देने वाला हूं। तो ये आपके और बैंक के नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है, आपका जो पर्सनल लोन है, किसी भी तरह की कोई मॉर्गेज गारंटी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों बैंक वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप 2 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग लोन को 1 लाख रुपए में, 20,000 रुपए में, या 1,90,000, 1,99,000 रुपए, कितने भी अमाउंट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। कई बार दबंग होता है एक व्यक्ति काफी खतरनाक होता है और उसको नेगोशिएशन की स्किल होती है। सब्जी मंडी के अंदर जैसे आप जाते हो वैसे ही आपको यहां पे सेटलमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर आपने सुना होगा, ये आपका बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने अमाउंट देनी है तो सारी की सारी अमाउंट दो, जिसके अंदर की प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे, तो आपका सिबिल स्कोर बच जाएगा। दोस्तों टेक बैंक स्टेटमेंट एंड पे इंटायर आउटस्टैंडिंग। वो बोलते हैं, मैंने आपको बताया था 2,01,540 रुपए अगर आपका लोन बकाया है तो बैंक से स्टेटमेंट लेकर के ये सारी की सारी अमाउंट दे दो, तो आपका सिबिल स्कोर बच जाएगा। थोड़ा सा डाउन जरूर होगा कि ओवरड्यू हो गई थी, लेकिन ये कुछ समय के बाद कवर हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे तो सेटलमेंट करवाना है, सेटलमेंट का मतलब उससे कम भर करके लोन को बंद करना है, तो जितना कम हो सकता है उतना कम आपको वो पे करना है, क्योंकि आपका सिबिल तो खराब हो ही गया है, ये तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। चाहे आप 1,000 रुपए कम दें, मान लीजिए 1,99,000 रुपए आप उसको देते हैं, क्योंकि 1 लाख का तो प्रिंसिपल है और 1 लाख के बाकी हैं, तो भी आपका सिबिल बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बड़े ही बुरे रूप से। और फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई लोन नहीं मिलने वाला है, चाहे आप सेटलमेंट 1,000 रुपए का करें, चाहे 1 लाख रुपए का करें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल खराब हो चुकी है। तो अगर आप बैंकर आपको बोलता है कि 1,90,000 दे दो 2 लाख में से, तो आप 10,000 ही कम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिबिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए का सेटलमेंट करवाया है, और ये बात सही नहीं है। दोस्तों जब भी आप 1 रुपए का भी सेटलमेंट करवाएंगे तो आपके सिबिल स्कोर में वो सेटल्ड बोल जाएगा, राइट ऑफ बोल जाएगा, और इन फ्यूचर के अंदर बड़ा ही नुकसान आपको होने वाला है। सेटलमेंट के क्या बेनिफिट है? मान लीजिए 2 लाख रुपए बैंक वाले मांगते थे, आपने 50,000 रुपए दिए और अपना पीछा छुड़वा लिया, तो आपका केस खत्म हो गया, आपका लोन बंद हो गया, बैंक से सारा का सारा रिलेशन आपका खत्म हो गया। कोई भी आपका बैंकर है आपके दरवाजे पर, आपके घर पर पे विजिट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और आपने 1.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे बचा लिया। ये तो सेटलमेंट करवाने के फायदे हैं, लेकिन लॉस यही है दोस्तों, फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह का लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एफडी के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिबिल वगैरह नहीं देखा जाता है, तो आपका सिबिल स्कोर बड़े ही विपरीत रूप से, एडवर्स रूप से आपका खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इन फ्यूचर में आपको कोई भी लोन नहीं मिलने वाला है। अब पर्सनल लोन का ही छोटा भाई है क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों ये दोनों ही लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, और बैंक्स का क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। कई बार तो आपने देखा होगा एसबीआई बैंक है वो पर्सनल लोन देता है, अब एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग है, तो ये आपको लोन देती है। इनका टारगेट होता है कि आपको अमाउंट रिकवर करनी है। मैंने आपको बताया था पर्सनल लोन के अंदर 50 लोन आपके ख़राब हो गए तो वो बोलेंगे कि 40, 45, 48 तो लोन सही करो। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आपका 10 लाख रुपए के लोगों के
जो लोन है, जो क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, तो वो बोलते हैं 9 लाख, 10 लाख, 9.5 लाख रुपए आप यहाँ पे रिकवर करो। तो पर्सनल लोन में तो नंबर ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके अमाउंट को रिकवर करने के ऊपर जोर दिया जाता है। इसका सेम प्रोसेस है दोस्तों जो पर्सनल लोन का होता है। पहले 90 दिन तक तो कोई प्रोसेस नहीं दिया जाता है, फिर 3 तरह के नोटिस 138 का, LRN का, DLN का दिया जाता है। 90 दिन के बाद उसको NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है। 180 दिन के बाद उसको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, भाई तूने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, थोड़ा बहुत कम भर दे और इसको खत्म कर कहानी को। अगर आप सेटल करना चाहते हो तो कम से कम पे करो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। नहीं तो आपको सिबिल स्कोर आपका बचाना है तो इंटरेस्ट, क्रेडिट के, पेनल्टीज के, चार्जेस के सब अमाउंट देंगे तो आपका सिबिल स्कोर बचने वाला है। तो मेक श्योर करें कि क्रेडिट कार्ड को या तो कम से कम में सेटल करें या पूरा अमाउंट देकर के अपना सिबिल स्कोर बचवा लें। अब आउटस्टैंडिंग लोन है, फ्रेश है, नया दोस्तों, अभी 90 दिन हुए हैं, 180 दिन हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, तो बैंक कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भरो, हम आपको इसको टाइम नहीं देने वाले हैं। अब दोस्तों 1 साल हो गया, आप कहने सुनने से बाहर हो गए, आपका लोन हो गया पुराना। बैंक कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अरे यहाँ तो कुछ भी आने की संभावना नहीं है, तो जो आ जाए वही बढ़िया है। तो आप सेटल करें लेसर अमाउंट पर अगर आपका ओल्ड अकाउंट हो चुका है तो। अब आपने चूज किया है सेटलमेंट का, तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूं, अगर आपका 2 लाख रुपए का था, उसके अंदर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट वगैरह था, वो तो आप भूल जाओ। बाकी के 1 लाख को 10, 20, 30 हजार, 50 हजार रुपए में सेटल करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो सिबिल स्कोर तो खराब हो ही रहा है तो उसका तो फायदा आप उठाएं और फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई लोन नहीं मिलने वाला है। इस चीज का भी आप ध्यान दें। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बताया था बैंकों का बैंक होता है, ये चेक करता है, मॉनिटर करता है NPA की लिस्ट। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन हो गए हैं, किसी भी पर्सनल लोन में, किसी भी क्रेडिट कार्ड में, किसी भी तरह की कोई किस्त, इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं आया है, तो हर कंपनी को, हर बैंक को, हर क्रेडिट कार्ड को ये डंडा देते रहते हैं और इनको आदेश देते हैं कि रिजॉल्व करो इस जो भी केस आपके पेंडिंग पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड जो भर नहीं रहा है उसको रिजॉल्व करो, उसको क्लोज करो। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करो, तब जाकर के ये जाकर के भागते हैं। तो हाईएस्ट NPA दोस्तों जिस बैंक का होगा, एक बैंक ने मान लीजिए दोस्तों 100 क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, उसमें से 50 क्रेडिट कार्ड वालों ने पैसा नहीं दिया, वो डिफॉल्ट कर दिया, ओवरड्यू हो गया, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस, मार्केट बैलेंस शीट थोड़ी सी वीक हो जाती है कि इसके इतने NPA हैं। नीट और क्लीन बैलेंस शीट होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर होता है। आप मानेंगे कस्टमर को तो लोन भरने का प्रेशर है और बैंक वालों को लोन भरवाने का, अपना NPA को कम करने का, अपनी बैलेंस शीट साफ सुथरी करने का, शेयर मार्केट में अच्छी मार्केट पोजीशन उसको शो करने का वहां पर भी प्रेशर होता है। तीसरे तरह का लोन दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल आपके लोन होते हैं। आपने आईफोन लेना है दोस्तों, बहुत सारे लोग तो अपनी किडनी बेच करके लेते हैं, लेकिन आप किस्तों में भी ले सकते हैं। घर में फ्रिज लेना है, AC लेना है, LCD लेना है, ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। उन्होंने आपका आधार कार्ड लिया, वो बोलते हैं ना आधार लाओ और उधार ले जाओ, तो इस तरह से इस कार्ड का यूज किया जाता है। ये भी कई कंपनियां होती हैं, बजाज, HDB, इस तरह की कंपनियां आपको ये प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको लेट पेमेंट के चार्जेस लगेंगे, सिबिल स्कोर आपका प्रभावित हो सकता है। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा और रीपोजेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। आपने आईफोन लिया था, 3 किस्त भर दी, उसके बाद पैसा नहीं दे पाए, आपका आईफोन उठा करके ले जाएंगे और दोस्तों बाकी का जो बचा पैसा है वो आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी वहां पे जो सिबिल स्कोर है वो प्रभावित हो जाने वाला है। इफ यू आर नॉट ट्रेसेबल, अगर आप मिल ही नहीं पाते हो, आपने आईफोन लिया, आप विदेश में चले गए मान लीजिए, इस तरह का कोई भी घटना, क्योंकि यहाँ पे गारंटी वारंटी भी नहीं देती होती हो, या आप पावरफुल मैन हो, आपके पास इतनी पावर है, आप अपने पास बंदूक रखते हो, तो दोस्तों कोई आपका हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो उसको बोलोगे आईफोन को हाथ लगा के दिखा, तेरे बंदूक से मैं तेरी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मोबाइल अगर आपका 50,000 का है, ये आपका कलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे पर्सनल लोन का होता है। सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, या तो पूरा अमाउंट पे करें या कम से कम पे करें, ताकि आपका सिबिल स्कोर वगैरह खराब ना हो। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन है जो, इन अनसिक्योर्ड लोन बैंक के पास में कोई भी गारंटी, सिक्योरिटी, मॉर्गेज नहीं होता है और उसके बाद में कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर, नोटिस के अंदर, वकीलों के अंदर, रिकवरी एजेंट के अंदर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। आपको पता होगा इंडिया में कानूनी कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता है, तो बैंक आपसे कोशिश करता है कि आपका जो कॉस्ट है हमारी उसको कम से कम करें और इसको सल्टाने की कोशिश करें, राजीनामा हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। अब सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में दोस्तों सबसे ज़्यादा
लिया जाने वाला घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। ये सिक्योर्ड लोन है क्योंकि बैंक के पास में जो जिस घर को आपने बनाने के लिए लोन लिया है वही घर आपको बैंक के पास में गिरवी रखना पड़ता है। तो बैंक यहाँ पे सेफ है, बैंक टेंशन फ्री है। एंड इन सेटलमेंट बैंक सेक्रीफाइस नहीं करता है। मान लीजिए आपने 2 साल 3 साल किस्त नहीं भरी और बैंक बोलता है कि 10 लाख रुपए तो आपका प्रिंसिपल था और यहाँ पे 5 लाख रुपए ब्याज और खर्चा आ गया है, तो 15 लाख रुपए आप अपना यहाँ पे दे दो। तो बैंक बोलता है 15 की जगह 13.5 14.5 दे दो भैया, ज़्यादा मैं नहीं यहाँ पे सेक्रीफाइस करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट है वो तो मेरा बिल्कुल ही सेफ है, उसको तो 1 रुपए भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला है। और इंटरेस्ट और चार्जेस है उसके ऊपर भी आपको कम से कम ही छूट देने वाले हैं। बैंकर विल टेक ऑक्शन ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। दोस्तों ऐसे नहीं है कि वो घर से सीधा ही आकर के आपका मकान बेच देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर वहां से ऑर्डर लाना पड़ेगा और उसके बाद ही अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट से ऑर्डर लाना इतना आसान नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी सारी कानूनी पेचीदियाँ, और कोर्ट आपको पता होगा नेचुरल जस्टिस करता है, दोनों पक्ष को सुनता है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसकी ज़्यादा सुनवाई होती है। 90 दिन तक आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। 90 दिन के बाद आपको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 3 तरह के नोटिस आपको आएंगे, 138, LRN, DRN। आफ्टर दिस सिंबॉलिक पोजेसेशन नोटिस, कई बैंक वाले ये करते हैं, उस घर में जहाँ पे आपने लोन लिया था बाहर अपना बोर्ड लिख जाएंगे, डन बाय मोस्ट ऑफ द बैंकेज। सारे बैंक वाले नहीं करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज अंडर फिजिकल पोजेसेशन ऑफ इस बैंक की, इस ब्रांच की है। तो इस तरह की एक बोर्ड लगा करके आपके घर पर चले जाएंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे जो बदनामी होगी, लोग समझेंगे कि इस व्यक्ति ने अपना लोन नहीं चुकाया है। अगर फिर भी आप अपना लोन नहीं चुकाते हो तो केस आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। DRT एक कोर्ट होता है दोस्तों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और कोर्ट आपको परमिशन देता है नहीं देता है ये कोर्ट के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप ये मान के चलेंगे हर केस में कोर्ट परमिशन नहीं देता है कि इसका मकान बेच दो। 5% ही ऐसे केस होते हैं जहां पर आपको ये परमिशन मिल जाती है कि इसका आप मकान बेच दो और आप अपना लोन चुका लो, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे एक गेम खेलता है दोस्तों। अब जब भी आपकी किस्त आती है, मान लीजिए आपकी किस्त है 40,000 रुपये, अब बैंक वाले बोलते हैं कि 40,000 रुपये जमा कराओ और पिछला भी आज तक का जमा कराओ, तो वो क्या करता है 40,000 की जगह 1,000 रुपये 500 रुपये इस तरह करके जमा करा देता है। और आपका केस चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट आपका ऑर्डर नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। कोर्ट बोलेगा ये व्यक्ति अपना लोन भरने के लिए कोशिश तो कर रहा है, तो हो सकता है अगली बार और ज़्यादा ये पे कर दे, तो कस्टमर इज ट्राइंग टू पे द लोन। कोर्ट कहेगा इस व्यक्ति का घर आपको नहीं बेचना है, नहीं गिरवी रखना है, नहीं इसको कुर्क करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो लोन 30 साल का है दोस्तों, 30 साल हो गए पूरे, कस्टमर ने आपको रिकवरी नहीं करने दी, लेकिन छोटे छोटे डिपॉजिट करता रहा, गेम खेलता रहा, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 30 साल पूरे हो गए, अब तो ऑक्शन की परमिशन मिलेगी, वो ग्रांट हो जाएगी और उसके बाद में आपका टेन्योर क्लोज हो गया। अब बैंक बोलता है आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आप अपना प्रिंसिपल, आप अपना इंटरेस्ट और जो भी अदर चार्जेस थे वो रिकवर करने थे। बैंक के पास में सिक्योरिटी है, मान लीजिए 40 लाख रुपए सारा इकट्ठा हो गया और आपका जो मकान है वो 50 लाख रुपए का बिक रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है, बैंक वाले तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब आपको सेटलमेंट का ऑप्शन तो दिया जाएगा, लेकिन होम लोन के अंदर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया 40 लाख में से 10 लाख का ब्याज और चार्जेस थे, तो सिर्फ ब्याज और चार्जेस पर ही देंगे, प्रिंसिपल पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उनको पता है नहीं देगा तो मैं इसके मकान को बेच करके ले लूंगा। आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको कुछ नहीं कर सकता है वो। पर्सनल लोन में, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है बैंक वालों के पास, लेकिन यहाँ पर आपका घर गिरवी पड़ा है। अगर लोन होल्डर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट में सेटलमेंट का ऑप्शन दे सकता है, 10-20%, वो भी हार्डली। तो अगर आप खुद अभी तक जीवित हैं और आपने ये लोन नहीं भरा है तो आपको प्रिंसिपल का सेटलमेंट मिलने की संभावना बहुत कम रह सकती है। हो सकता है इंटरेस्ट और चार्जेस भी आपको थोड़े से कम ही सेटलमेंट के ऑप्शन दिए जाएं। दोस्तों सेटलमेंट आपने कर लिया 1,000 रुपए का भी, तो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिबिल और आपको इन फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। या तो आप बैंक की स्टेटमेंट निकालें उस लोन की, और आप सिबिल स्कोर खराब नहीं करना चाहते हैं तो जितना भी पैसा बकाया था, जो प्रिंसिपल हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, चार्जेस हो सकते हैं, पेनल्टी हो सकते हैं, या तो सारी की सारी पे करें या एक भी रुपए पे ना करें, या मतलब कम से कम पे करें ताकि
आपका सिविल तो खराब हो ही रहा है। इसके बाद में व्हीकल लोन, दोस्तों किसी भी तरह का आपने कार लेना है, किसी भी तरह का आपने ट्रक लेना है, किसी भी तरह का कोई बड़ा व्हीकल लेना है, इसको दोस्तों सिक्योर्ड लोन की ही कैटेगरी में माना गया है। ये जो व्हीकल आपका होता है ये हाइपोथिकेशन चला जाता है, मतलब ये भी एक तरह से गिरवी हो जाता है। जब आप उस व्हीकल की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे उसके ऊपर भी उस बैंक का नाम लिखा होता है। 90 दिन तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, उसके बाद में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब दोस्तों 180 दिन तक भी कोई स्पेशल एक्शन नहीं लिया जाता है। 180 दिन के बाद कोर्ट आपको पता होगा आ जाता है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उसका व्हीकल सीज करना चाहते हैं। सीज का मतलब वो अब चलने नहीं देंगे, हम उसको सीज कर लेंगे और अपने यार्ड के अंदर, अपने घर के अंदर, अपना जो भी हमारा कोई दुकान हमने ले रखी है वहाँ पे रख देंगे। बाद में इसको सेल करेंगे ओपन मार्केट के अंदर, ऑक्शन, इसकी नीलामी करने वाले हैं हम। जो भी कार, ट्रैक्टर, बाइक हम उसकी लेकर के आए हैं, सेक्शन 138 का नोटिस आपको दिया जाएगा, लोन रिकवरी नोटिस दिया जाएगा, डिमांड जिसको जो लोन नोटिस है DLN भी आपको दिया जाने वाला है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने कार लोन लिया था और अब वो मान लीजिए 9 लाख रुपए आपका पेंडिंग रह गया है और आप किस्त नहीं भर रहे हैं और जो उसको कार है उसको बेचते हैं तो 5 लाख रुपए आपके रिकवर होते हैं। तो एज पर रूल आपने कार सरेंडर कर दी, अब आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रही है। जब वो कार ही आप ले गए मेरी उठा करके, मान लीजिए 9 लाख रुपए लोन था मेरा, 5 लाख में वो बिका, तो बाकी के 4 लाख रुपए बैंक वाले आपसे और मांगेंगे, मोर लाइबल टू पे लोन अमाउंट। फिर आपका सेटलमेंट कर देंगे, वो बोलेंगे कि बाकी का 4 लाख रुपए आपने नहीं दिया था, ये हम इसको सेटलमेंट करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग लोन आपका 8 लाख है कार लोन का, तो वो कहेंगे कि 3 लाख रुपए और दो, लेकिन एज पर रूल आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जब कार ही लेकर के चले गए, आपके पीछे ही कुछ नहीं छोड़ा, वो सेटलमेंट ही हो गया है आपका, तो आपको कोई भी बकाया पैसा देने की जरूरत नहीं है। नो इन एवरी केस बैंकर विल गेट अप्रूवल टू सीज कार। यहाँ पर भी सेम है, जैसे दोस्तों होम लोन के अंदर उनको सीज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, कोर्ट परमिशन नहीं देता है। जैसे कि यूपी के अंदर दोस्तों बहुत ही मुश्किल है उस गाड़ी को सीज करना, क्योंकि अगर आपने कोर्ट ने अप्रूवल भी दे दिया, फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का लोगों का रवैया होता है, अपना पिस्टल और अपना कट्टा वो साथ में रखते हैं। और MP की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर रिकवरी बड़े ही स्मूथली और यहाँ पे बड़े ही टॉप से हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। अब आ जाता है गोल्ड लोन। दोस्तों सोना कितना सोना है, गोल्ड लोन भी एक फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है, 1 महीने से लेकर के 5 साल तक का लोन दे सकते हो। 1 लाख रुपए का अगर आपने वहां पे सोना गिरवी रखा, उस सोने की पहले तो वो वैल्यूएशन कराते हैं, क्योंकि दोस्तों सोने के अंदर इन्वेस्ट करने का हम इसलिए आपको बोलते हैं कि सोने की वैल्यू बैंक खुद कहता है कि 75% से ज्यादा नहीं जाएगी, तो 75% तक आपको लोन दे देते हैं वो। और इसके अंदर कोई भी सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि उनके पास सोना पड़ा है। आपको 75,000 का लोन दिया है और 1 लाख का सोना उनके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। अगर EMI आप टाइम से नहीं देते हो, 90 दिन का फॉलोअप लेंगे। उसके बाद RBI कहता है कि आप इसका सोना कभी भी बेचो और अपना लोन रिकवर कर लो। लेकिन सोने के साथ में दोस्तों कोई गहरे हैं, कोई जेवरात हैं, कोई शादी का है, कोई इस तरह का कोई अटैचमेंट्स होता है, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, तो जल्दी सी बैंक वाले नहीं वो बेचते हैं, वो वेट करते हैं क्या पता आकर के अपना सोना वो ले जाए। 180 दिन का वेट वो करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, आपको मैंने बताया NPA की लिस्ट होती है, RBI वाले बोलते हैं, उनके बैंक के हेड ऑफिस वाले बोलते हैं, तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और चार्जेस मिलाकर के 90,000 रुपए हो गए आपके। हमने 90,000 रुपए लेने हैं, लेकिन आपका सोना 1.25 लाख रुपए में बिक गया, तो आपका 1.25 लाख रुपए के अंदर से 90,000 रुपए बैंक वाले अपने लोन में जमा करके उस लोन को क्लोज कर देंगे। बाकी जो पैसा बचेगा उसका एक DD चेक बना करके उस अकाउंट होल्डर को दे देंगे, ले भैया तेरा बचा हुआ पैसा तू अपने पास रख ले। किसान क्रेडिट कार्ड, दोस्तों KCC, हमारा देश एग्रीकल्चर प्रधान देश है और एग्रीकल्चर काफी बड़ी मात्रा में होती है, और KCC आपको पता होगा एग्रीकल्चर किसान को खेती करने के लिए पर बीघे के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। फार्मर अपनी जो जमीन है उसको गिरवी रखता है, लेकिन फार्मर लोन जो होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी किसी नेता ने वोट लेने होते हैं वो बोलता है मैं आपके सारे के सारे लोन माफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो फार्मर एक सेंसिटिव इशू है, और जो लैंड है दोस्तों उनकी जमीन है उसको वो माँ मानते हैं, तो आप इजीली नहीं कह सकते कि मैं इस जमीन को बेचने वाला हूं और तेरा सारा का सारा लोन रिकवर कर दूंगा। हमने बहुत कम केस ऐसे देखे हैं जहां पर KCC के अंदर किसी किसान की लोन को अमाउंट को गिरवी जो जमीन थी उसको बेचा गया है, लेकिन फिर भी मॉर्टगेज रखने के बाद भी बैंक ट्राई नहीं करता है, बैंक कभी भी ट्राई नहीं करता है कि इस एग्रीकल्चर लैंड को हमें बेचना है। बैंक हमेशा ही उसको अप्रोच करेगा, भाई साहब लोन भर दो, ऐसे मत करो। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे, सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ओवरड्यू आपका लोन हो गया 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक आपने कुछ नहीं भरा, तो बैंक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जी मंडी में आ गए हो, आपने नेगोशिएट
नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करनी है। इंटरेस्ट को तो भूल ही जाओ, अब प्रिंसिपल का कितना कम से कम अमाउंट आप दे सकते हो ताकि आप अपने लोन को क्लोज करवा पाओ। अगर आप नहीं चाहते कि आपका सिबिल का स्कोर खराब हो तो दोस्तों जितना भी आउटस्टैंडिंग था इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, चार्जेस सारा देना पड़ेगा। और नहीं तो आप चाहते हो कि मेरा सिबिल का कोई लेना देना नहीं है, खराब हो जाए, तो जितना कम से कम हो जाए उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में कोई भी लोन, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में उन सभी लोगों को शेयर करना है जो लोन ले लेते हैं, बाद में भरने की सिचुएशन में नहीं आते हैं, या इन फ्यूचर में कोई लोन लेने वाला है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।